तत्वों का वर्गीकरण। तो ये समझो पहले तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी वर्गीकरण की। जैसे ये सोच लो कि अभी हमको जैसे हाइड्रोजन के गुणों को याद रखना है, फिर ऑक्सीजन के, फिर नाइट्रोजन के, ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उनके अगर गुणों को याद रखने के लिए हम अगर उतने चैप्टर बनाएंगे, अगर उतना समझेंगे, तो बताओ तत्व आज के समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इस तरह से 118 को चैप्टर बनाना पड़ता ना। बताओ 118 तत्वों के बारे में हम कैसे पढ़ते, असुविधा होती। तो उतना पढ़ने के लिए 118 चैप्टर, अभी आज किसी के किताब में अगर 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर पढ़ने में पता चला कि साल भर बीत जाता है। तो 118 चैप्टर पढ़ने में मतलब कि लगभग आ जाएगा, कुल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 118 चैप्टर पढ़ोगे पता चला बढ़ोतरी आ गई। इसलिए तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए आवश्यकता पड़ी उनके गुणों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो कैसे हम जानेंगे उनके गुणों के बारे में, बिना आवर्तित किए हम नहीं जान पाएंगे। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के बारे में पढ़े, फिर सोडियम के बारे में पढ़े, फिर लिथियम के बारे में पढ़े, फिर पोटेशियम के बारे में पढ़े, तो इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ के क्या करेंगे, जबकि इनके गुण मिलते जुलते हैं। तो हम ऐसा समूह बनाएं जिसके वजह से उनको पढ़ने में आसानी हो, उनके गुणों के बारे में जानने में आसानी हो, तो हमको याद करने में आसानी होगी, नहीं होगी। तो हम लोगों से पहले मान लो कि जो वैज्ञानिक बनाए हैं वो कितना सोचे होंगे इसको वर्गीकृत करने के लिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले प्राउड की परिकल्पना थी। प्राउड ने बताओ कि तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कम समय में अधिक से अधिक तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी रख सकते हैं, इसके लिए वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी रख सकें, इसके लिए वर्गीकृत किया जाना आवश्यक हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे सारणी बना दी जाएगी तो बताओ इस समय 18 गो समूह है, 18 तत्वों के बारे में तुम जान लिए, तो उसके समूह में जितने हैं उन सबके गुण उनसे मिलते जुलते हैं, तो इसलिए उनके बारे में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पोटेशियम, अब तुम सोचोगे कि पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो किसके समूह में है, सोडियम लिथियम की, तो उसकी एक होती है, तो एक होगी, तो नहीं मिलता जुलता है। तो इसलिए तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी रखना आसानी हो गया, तो आसानी से याद किया जा सका। तो देखो सबसे पहले इनको वर्गीकृत करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने मत प्रकट किए, उन्होंने अपनी जानकारी दी, और उसी के हिसाब से सबसे व्यवस्थित और सबसे बढ़िया मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है ना। देखिए सबके आवर्त सारणी में कुछ न कुछ दोष है, कितना दोष को खत्म किया जाएगा, अंतिम में बनते बनते लास्ट तक रैंग बर्नर बरी जो बनाए थे आधुनिक आवर्त सारणी, इसे इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी कहा गया, सबसे अच्छी बनी। ठीक है, तो पहले प्राउड की परिकल्पना थी कि कोई भी तत्व हाइड्रोजन के तत्व के परमाणु भार का पूर्ण गुणक होता है। कोई भी तत्व हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भार का पूर्ण गुणक होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो इसके बाद हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो उसका जो है कि 2 में गुणा कर दोगे तो उसका हाँ, कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणक होता है। यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.004 ऐसा कुछ है ना, तो उसका जब 2 में गुणा करोगे
दूसरा तत्व है तो 2 को गुणा करोगे तो उतना आ जाएगा परमाणु क्रमांक। इसी तरह से गुणा किया गया हाइड्रोजन के परमाणु भार का। तो अब बताओ, तो कुछ तत्व तो ऐसे हैं जैसे कि क्लोरीन है, उसका परमाणु भार होता है 35.5। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार मान लो 1 है, तो उसका 35वां तत्व है कौन? क्लोरीन। क्लोरीन 17वां है ना। तो अब बताओ कि उसका हम गुणा करेंगे तो उसका परमाणु भार नहीं हम जान सकते हैं। परमाणु भार का पूर्ण गुणक होता है ना परमाणु भार, तो परमाणु भार हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कि परमाणु भार दशमलव में आ गया 35.5। इसका परमाणु भार कितना था? हाइड्रोजन का 1.004। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे 35 का पूर्ण गुणक, मतलब इसका गुणक हो, पूर्ण गुणक हो, तो कभी भी परमाणु भार जो है कि पूर्णांक नहीं प्राप्त हुआ किसी का भी, क्योंकि किसी का परमाणु भार दशमलव में नहीं दे देता है। किसी का 17.67, 17.93 ऐसे कुछ दे देता है ना परमाणु भार। तो कैसे हम जान सकते हैं कि वह पूर्णांक है? तो इसलिए वो प्राउड की परिकल्पना गलत हो गई। परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार को कहा था कि पूर्ण गुणक होता है। तो ये बहुत दिन तक नहीं चला और इससे हम किसी के गुण को नहीं याद रख सके। तो ये वर्गीकृत किया जाना, इसमें कोई विशेष बात नहीं। ड्यूमा की सजाती श्रेणी। तो जैसे ड्यूमा ने एक श्रेणी बनाया था, उन्होंने ड्यूमा ने श्रेणी बनाया था, तो श्रेणी में उन्होंने बताया था कि जो तत्व इस श्रेणी से मिलते जुलते हैं K+2 K+3 ऐसे करके उन्होंने श्रेणी बनाया था, ठीक ना। तो ये बताया कि अगर इसके परमाणु क्रमांक इसके श्रेणी में, अगर इसके श्रेणी में आ जाएंगे तो इस तत्व के गुण से मिलेंगे जुलेंगे, दूसरी श्रेणी में आएंगे तो दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तीसरे में आएंगे तीसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तो ऐसे उन्होंने बताया था। तो वो भी ड्यूमा की सजाती श्रेणी नहीं चली, कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म हो गया। डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या था? इन्होंने ये बताया था कि अगर क्रम से हम 3-3 परमाणुओं को ले लें तो पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे मान लो कि पहला है, पहला क्या है? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, 3 थे। तो लिथियम और पोटेशियम दोनों के परमाणु भार जोड़ करके उनका औसत निकालो तो वह सोडियम के परमाणु भार के बराबर हो गया। तो इन्होंने कहा कि अगर हम 3-3 तत्वों को ऐसे रखें कि पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर हो जाता है, तो वे तीनों तत्व आपस में गुणों में समानता रखेंगे। तो ये बात तो सही निकली कुछ तत्वों के लिए, और कुछ तत्वों के परमाणु भार औसत हो भी जा रहे थे, फिर भी उनके गुणों के बारे में समानता नहीं मिली, उन तत्वों के गुणों का समानता नहीं मिला, है ना। तो ये भी जो है डोबेराइनर का त्रिक नियम भी फेल हो गया। तो फिर जो है इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अष्टक नियम बताया था। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या था? उन्होंने कहा कि अगर हम संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, संगीत के 7 स्वर से यही नहीं नी तक, और तुरंत जब सा कहोगे तो फिर रिपीट हो जाएगा ना, 8वां हो जाएगा, बोलो। तो इसलिए उन्होंने संगीत के 7 स्वरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया, जैसे अगर हम ऐसे लिख दे रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी, इसके बाद जब हम सा कहेंगे तो फिर पुनः यहाँ पर आ जाएगा, फिर पुनः यहाँ पर आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, जो 8वां होगा फिर इसके नीचे आ जाएगा।
तो संगीत के 7 स्वरों पर उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को इस प्रकार रखा कि प्रत्येक 8वां तत्व अपने से पहले के तत्व से गुणों में समानता रखता था। इसी तरह से वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखता चला गया। कौन? न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक संगीत के 7 स्वरों पर रखता चला गया। तो इन्होंने बताया कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में संगीत के 7 स्वरों पर इस प्रकार हम रखते जाएं कि उसका प्रत्येक 8वां तत्व अपने समूह के, जो 8वां तत्व होगा उसके ऊपर कोई तत्व तो होगा। यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके नीचे यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके नीचे। तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने समूह के तत्व से गुणों में समानता रखता है। उन्होंने ये बताया। कौन? न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी न्यूलैंड ने बताया था। तो इस नियम को अष्टक नियम कहा गया। बात समझ में आया? तो कुछ तत्व ऐसे रखे गए तो उनमें भी मतलब कि ये हुआ कि हाँ यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर कुछ और भी तत्वों की खोज हो गई तो वहां पर असमानता प्रकट करने लगा। उसको रखने के बाद वो अपने समूह के तत्व से गुण में नहीं समानता रखता था, तो फिर ये नियम भी फेल हो गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है। तो फिर इसके बाद लोथर मेयर वक्र के अनुसार क्या था, इन्होंने तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक को x अक्ष पे प्रदर्शित कर दिया और y अक्ष पे उसके आयतन को प्रदर्शित किया। तो आयतन को प्रदर्शित करने के लिए या तो परमाणु की त्रिज्या को प्रदर्शित कर दो या तो उसका परमाणु आयतन को प्रदर्शित कर दो। ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ तत्व ऐसे ऐसे मिले, ठीक है, कि जो इसके शीर्ष पर तत्व आ रहे थे। बात समझ में आ रही है? जो शीर्ष पर तत्व आ रहे थे तो इन्होंने ये कहा लोथर मेयर वक्र में कि जो तत्व शीर्ष पर हैं वे धातुएं हैं। तो बात तो सही थी। और जो इसके निचले वाले हिस्से पर थे ये क्या थे, वे अधातुएं हैं। तो ये भी बात सही थी। तो जैसे जैसे हम अधातु से फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे धातु की तरफ, तो उनके परमाणु क्रमांक में क्रमिक परिवर्तन हो रहा था ना। बोलो, क्रमिक परिवर्तन हो रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि जो इसके बीच वाले तत्व हैं वो उभयधर्मी हैं, अर्थात वो परमाणु क्रमांक उभयधर्मी हैं। ठीक है ना। जो इसके शीर्ष पर हैं वे धातुएं हैं, जो इसके गर्त में हैं वे अधातुएं हैं, जो इसके मध्य में हैं ऐसे ऐसे हैं, ये सब क्या हैं, हाँ, उपधातु में आते हैं। इन्होंने ये बताया। तो फिर कुछ समय के बाद ये भी पता चला कि ये नियम बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे कि अगर परमाणु क्रम हम कहाँ तक ले इसको ऐसे लिखेंगे, 118 तत्व हैं तो यहाँ तक सिर्फ 118 तक हम लिखेंगे, तो ऐसी सारणी बनाना बहुत कठिन हो गया, असुविधा होने लगी। इसलिए इस नियम को भी छोड़ दिया गया। बात समझ में आ रही है? बल्कि देखो जैसे जैसे लोग बता रहे हैं तो पहले की अपेक्षा कुछ अच्छा बता रहे हैं, नहीं बता रहे। लोथर मेयर वक्र भी अच्छा था अपने में। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी चली। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में क्या था, इन्होंने ये बताया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखें तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसने बताया? मेंडलीव ने बताया अपनी मूल आवर्त सारणी में। और इन्होंने 8 समूह बनाए थे। मेंडलीव ने 8 समूह बनाए थे। ठीक। और इनके में 8 खड़े जो ऊर्ध्वाधर कॉलम थे उनको क्या कहा गया,
समूह और जो क्षैतिज कालम थे, इन्होंने 12 क्षैतिज कालम बनाए थे। तो 12 जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको श्रेणियां कहा गया और ऊर्ध्वाधर कालमों को समूह कहा गया। किसने बनाया था? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में बनाया गया था। तो उसमें भी संशोधन किया गया। तब बताओ कि जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियां? 12 श्रेणियां। और समूह कितने? 8। क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियां कहा गया, ऊर्ध्वाधर कालमों को समूह कहा गया। ठीक है। अब देखो, तो मूल आवर्त सारणी तो बन के तैयार हो गई। तो इन्होंने जब यह बनाया आवर्त सारणी, तो उनके समय में लगभग 57 तत्व ही ज्ञात थे। तो 57 तत्वों को इस प्रकार इन्होंने व्यवस्थित कर दिया, 57 तत्वों को इन्होंने इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया, इधर ध्यान दो, इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि उनके बीच बीच में जो तत्व अज्ञात थे उनके लिए स्थान छोड़ दिया इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, है ना। और रसायन विज्ञान के जैसे इन तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए सबके नियमों को इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया और नियमों को अध्ययन करने के बाद सभी तत्वों के गुणों के भी बारे में जानकारी रखा और बहुत सोच समझ करके उन्होंने वर्गीकृत किया 8 समूह में, है कि नहीं। और 1 से लेकर 7 तक एक ही क्रम से, मतलब एक ही समूह बना हुआ था। जो 8वां था उसमें 3 समूह इन्होंने बनाए थे। बात समझ में आ रही है? जो 8वां था उन्होंने इनमें 3 समूह बनाया था। ठीक। अब देखो, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या थी? यही मेन मतलब बनाए थे। और जो इनके ये सबसे अच्छे तरीके से इन्होंने व्यवस्थित कर दिया। इनकी आवर्त सारणी बहुत दिनों तक चली। क्यों? क्योंकि जो तत्व ज्ञात नहीं थे उन तत्वों के लिए जो खाली स्थान छोड़े थे, तो बाकी वैज्ञानिकों में ये उत्साह जागा कि आखिर यहाँ तत्व कौन सा होगा। तो उस तत्व की खोज बढ़ गई, तो वो तत्व ज्ञात होने लगे, फिर उनको उन स्थानों पर रखा जाने लगा। इसलिए इनकी आवर्त सारणी बहुत दिनों तक चली, फेल नहीं हुई। ठीक है। मूल आवर्त सारणी में तो इन्होंने, इनमें क्या दोष था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में? तत्वों को देखो, इनके मूल आवर्त नियम क्या था? जब इन्होंने अपनी सारणी बनाया तो इन्होंने अपना नियम दिया। तो मूल आवर्त नियम क्या था? तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखने पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। इन्होंने बताया था तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के एक क्रम में रखने पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बात समझ में आ रही है? अर्थात मूल आवर्त नियम में इन्होंने ये बताया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद ये पता चला कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं है। कहीं कहीं परमाणु भार बढ़ते बढ़ते कहीं परमाणु भार घट भी जा रहा था। इसलिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में वही एक दोष मिला। तो फिर उसको मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाया किसने? मोजले ने। तो इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, बेचारे ज्यादा मेहनत किए थे तो अपना नाम ही क्यों दे। इसलिए इन्होंने इसी सारणी का संशोधन कर दिया, तो उसी सारणी का नाम रख दिया गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को मोजले ने बनाया था और इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन नहीं है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन नहीं है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। इसका मतलब कि अगर हम तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में रखें तो एक निश्चित क्रम से आने वाले तत्व अपने समूह के तत्व से गुणों में समानता रखेंगे। और ये बात सही थी।
ठीक, तो इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी में संशोधन कर दिया। तो संशोधन बहुत चीज का किया। किस चीज का? इन्होंने 8 समूह बनाए थे तो इन्होंने 9 समूह बना दिया। जो 9वां समूह इन्होंने जोड़ा उसको शून्य समूह रखा नाम। किसने? मोजले ने। जो मोजले ने 9वां समूह इन्होंने बनाया उसका नाम इन्होंने शून्य समूह रखा। बात समझ में आई? और जो 8वां समूह था इन्होंने उसको 3 समूह में बांट दिया था। उसमें जो 8वां समूह में एक ही समूह शायद था, मगर इनमें मोजले की जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी थी इसमें 8वें समूह में 3 समूह बांट दिया गया और जो 9वां समूह जोड़ा उसको इन्होंने शून्य समूह नाम दिया। और 9वां समूह अक्रिय गैसों के लिए स्थान दिया था इन्होंने। किसने? मोजले ने। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए स्थान नहीं था, परंतु संशोधित आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए स्थान था। बात समझ में आ रही है? तो 9वें समूह में अक्रिय गैसों के लिए स्थान दिया गया, मगर इनकी आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, अर्थात 12 श्रेणियां थी। तो उनको इन्होंने केवल 7 आवर्त में बांट दिया। तो कैसे 7 आवर्त में बांट दिया? इन्होंने 1, 2, 3 पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में केवल एक श्रेणियां बनाया, ठीक है ना? और 7वें में एक श्रेणी बनाया, ठीक। बाकी 4, 5, 6 में इन्होंने 2-2 श्रेणियों को सेट कर दिया। बात समझ में आ रही है? 4, 5, 6 में इन्होंने 2-2 श्रेणियों को सेट कर दिया, ठीक। तो अब जो है पहले, दूसरे, तीसरे केवल इन्होंने 7 आवर्त बनाए थे। बात समझ में आ रही है? इन्होंने केवल 7 आवर्त बनाए थे। तो पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें, पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें आवर्त में इन्होंने एक श्रेणियां बनाया, ठीक है। और चौथे, 5वें, 6वें आवर्त में इन्होंने 2-2 श्रेणियां बनाया। टेबल देखो, इन्होंने 2-2 श्रेणियां बनाया, ठीक है। क्या बता रहे थे? 2-2 श्रेणियां। हाँ, तो पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें आवर्त में इन्होंने एक श्रेणी बनाया। चौथे, 5वें, 6वें आवर्त में इन्होंने 2-2 श्रेणियां बनाया। तो जो चौथा आवर्त था उसमें कौन सी श्रेणी रखा? चौथी और 5वीं श्रेणी, ठीक। जो 5वां आवर्त था उसमें कौन सा श्रेणी रखा? 6वीं और 7वीं श्रेणी, ठीक है। जो 6वां आवर्त रखा उन्होंने उसमें 8वीं और 9वीं श्रेणी रखी, ठीक है। उन्होंने 8वीं और 9वीं श्रेणी रखी। जो 7वां आवर्त उन्होंने बनाया उसमें एक श्रेणी रखी, कौन? 10वीं, ठीक। बाकी 10 श्रेणी हो गई 1 से लेके 7 तक। तो इसमें तो थी 12 ठे, तो 2 ठो कहाँ गई? 1 से लेके 7 आवर्त तक सभी 10 श्रेणियों को सेट कर दिए। बाकी बचे 2 श्रेणियां, वो कहाँ गई? तो उनको आवर्त सारणी से इन्होंने बाहर रखा। कौन? मेंडलीव की मूल संशोधित आवर्त सारणी में मोजले ने आवर्त सारणी से बाहर रख करके इन्होंने बोला कि ये आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसे लेंथियम और एक्टिनियम के बाद के ये तत्व थे, इसलिए इस श्रेणी को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया। इस श्रेणी, ये जो श्रेणी थी वो 6वें और 7वें आवर्त का एक हिस्सा थी।
ठीक है ना। यानी छठवें और सतवें आवर्त का एक हिस्सा उसको कहा गया। लेंथियम और एक्टिनियम के बाद के जो तत्व रहे 14 उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कह दिया गया। तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें में एक एक श्रेणियां, चौथे, पांचवें, छठवें में दो दो श्रेणियां, और इन दोनों श्रेणियों को क्रम से सम और विषम श्रेणियां कहा गया। इन दोनों श्रेणियों को क्रम से सम और विषम श्रेणियां कहा गया। बात समझ में आ रही है सबको? अब जो सम और विषम श्रेणियां बनाया गया था, तो जो विषम श्रेणियों के में जो भी तत्व आते थे उनको जो है कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में मोजले ने उन्हें बी उपवर्ग नाम दे दिया था। बी उपवर्ग में, क्योंकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में केवल एक ही समूह था, एक ही वर्ग है कि नहीं? सबके लिए एक ही समूह बनाया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि उसको दो दो, उन सभी वर्गों को 1 से लेके 7 तक दो दो उपवर्गों में बांट दिया। कौन कौन सा? ए और बी उपवर्ग, ए और बी उपवर्ग, ए और बी उपवर्ग। तो जो ए उपवर्ग था उसमें सामान्य तत्व आए, और जो बी उपवर्ग था विषम श्रेणी का जो तत्व था वो उसके नीचे आए। ठीक है ना। तो सभी समूह में इन्होंने ए और बी उपवर्ग बनाए। बात समझ में आई? और 7वें समूह तक इन्होंने बनाया ए और बी उपवर्ग। जो 8वां समूह था उसमें इन्होंने 3 उपवर्ग बना दिए थे, और 9वां समूह में एक ही उपवर्ग बनाए। तो ये भी कहीं कहीं गलती कर रहे हैं, है कि नहीं? इसमें उपवर्ग बना रहे हैं तो सभी में 2-2 ठे बनाइए। काहे किसी में 3 ठे बनाएंगे, किसी में 1 ठे बनाएंगे? ये सब नियम की गड़बड़ी नहीं है ना? तो ये सब भी कुछ अनियमितता थी इनमें भी, मगर ये सुविधा और जानकारी याद रखने के लिए बहुत अच्छा था। तो संशोधित करने के बाद ये सारणी बहुत अच्छी बनी और ये बहुत अधिक दिनों तक चली। ठीक है। इसमें मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के कई दोष खत्म कर दिए गए, कई दोष का बहुत अच्छा बना दिया गया इसको। मगर ये बेचारे इतना मेहनत करके उसको बनाए थे, तो इसलिए इन्हीं का नाम दिया गया। संशोधित आवर्त सारणी को भी यही कहा गया, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। मगर ये बनाए थे H.G.J. मोजले ने। ठीक। अब इसके बाद अंतिम आवर्त सारणी बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घाकार रूप दे दिया गया, अर्थात इसे प्रवर्धित कर दिया गया, फैला दिया गया। ये तुम लोगों के लिए भी काम देगा, है कि नहीं? तो कुछ बोलना नहीं। ठीक, सुनो। तो आधुनिक आवर्त सारणी इसको प्रवर्धित कर दिया गया, बना दिया गया बड़ा। कैसे? इस सारणी का नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी रखा। हाँ, ये भी जो कि बताए थे ना कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताए थे। यहाँ परमाणु भार के आवर्ती फलन होते थे, बताए थे। ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, बताए थे। तो अब ये नियम इसमें भी था, मगर इसका मूल सिद्धांत ये था कि तत्वों को वर्गीकृत करके उनको रखने का नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार माना गया। बात समझ में आई? इसमें परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इसमें भी रखा गया, परंतु उनको वास्तव में रखने का सिस्टम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत के अनुसार रखा गया। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी के हिसाब से इसको रखने पर इसका रूप प्रवर्धित हो गया, यानी फैल गया, बड़ा बन गया। इसलिए हम इसे प्रवर्धित आवर्त सारणी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी कैसे इसे कहा गया? जब किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए इसके नियम के अनुसार,
नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF आप बाउ के नियम के अनुसार, ठीक है। जब आप बाउ के नियम के अनुसार जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर यस ऑर्बिटल में ठहर रहा है तो यस ब्लॉक का तत्व कहा गया, ठीक है। रैंग बर्नर बरी ने आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट दिया था और इसमें 18 समूह बनाए थे, 7 आवर्त बनाए थे, सम और विषम श्रेणियां खत्म कर दी गई थी, सभी उपवर्ग खत्म कर दिए गए, ठीक। जब सभी उपवर्ग खत्म कर दिए गए, 18 समूह बनाए गए, केवल 7 ही आवर्त बनाया गया, सम और विषम श्रेणियां खत्म कर दी गई, तो कई दोष खत्म कर दिए गए, है कि नहीं। तो ये बड़ा रूप जो था दीर्घाकार आवर्त सारणी कहलाया। तो इसका एक यस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक और एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में दीर्घाकार आवर्त सारणी को बांट दिया गया। तो जो यस ब्लॉक था, ठीक है, जो यस ब्लॉक था, यस ब्लॉक में इन्होंने आवर्त जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इन्होंने बताया कि जितने यस ब्लॉक में तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में ठहरेंगे। अगर यस ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो सेकंड ए में, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए में। बात समझ में आई। यही दोनों यस ब्लॉक कहे गए, ठीक है। फर्स्ट ए इन्होंने क्रम से ऐसे बनाया था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी, 7th बी, फिर 8वां में 8, 9, 10, फिर फर्स्ट बी, फिर सेकंड बी, फिर थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, फिर 6 ए, फिर 7th ए, फिर शून्य समूह, 8वां समूह, शून्य समूह 18वां। तो देखो इसमें क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 समूह बने कि नहीं। बिल्कुल इसी क्रम में इन्होंने बांट दिया था। तो ये जो थे ये यस ब्लॉक के थे, ठीक है। ये थे यस ब्लॉक के, यहां से यहां तक। ठीक, फिर यहां से लेकर के यहां तक इन्होंने इसको डी ब्लॉक कहा। फिर यहां से लेकर के इन्होंने यहां तक पी ब्लॉक कहा। और जो आवर्त सारणी से बाहर था उसे एफ ब्लॉक कह दिया गया, अर्थात लेंथेनाइट एक्टिनाइट श्रेणी, ठीक है। यानी यहां से तुमको ऐसे देख करके लग रहा है कि जितने ए समूह के हैं वो सभी नॉर्मल तत्व हैं, अर्थात यस और पी ऑर्बिटल वाले जितने भी तत्व हैं वो सब नॉर्मल तत्व हैं, ए समूह के हैं। देखो ए, इधर से ए, है कि नहीं। आज जो डी ऑर्बिटल के तत्व हैं यानी कि संक्रमण तत्व हैं वो तुम लोग जानते हो, और इसके बारे में पूरा विस्तृत हम लिखवा देंगे, अभी केवल सुना रहे हैं। डी ऑर्बिटल के सभी तत्व क्या हैं? संक्रमण तत्व हैं। पी ऑर्बिटल के तत्व नॉर्मल तत्व हैं और ये एस ऑर्बिटल के तत्व नॉर्मल तत्व हैं, ठीक है। अब देखो एस ऑर्बिटल में कितने ब्लॉक, कितने समूह हैं? केवल 2।
क्योंकि यस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं, इसलिए इसमें 2 ही समूह होंगे। पी में कितने समूह हैं? 6, क्योंकि पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तक रुक सकते हैं ना, इसलिए देखो 1 2 3 4 5 6 ही समूह रहेंगे। ठीक है। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए देखो इसमें 10 तक है, 3 से लेके 12 10 तक है कि नहीं? हाँ? लाइट चली गई। अब देखो डी ब्लॉक हो गया है, ये पी ब्लॉक हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको रखा गया है। तो इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए समूह के जितने भी तत्व हैं वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे धातुएं हैं। और जो जिस समूह में है उसकी उतनी संयोजकता होगी। किसने बताया था? रेन वर्नर बरीन। देखो इसमें भी जितने भी समूह हैं उनके उस बाहरी कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो जिस समूह में है। बात समझ में आ रही है? और डी ऑर्बिटल में जो है उनके बाहरी कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मगर इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए संक्रमण तत्व रहते हैं, इनकी संयोजकता बदलती रहती है डी ऑर्बिटल वालों की। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो जो एफ ऑर्बिटल वाले होते हैं वे तो अपने से इलेक्ट्रॉन क्या ऊर्जा उत्सर्जन करते रहते हैं, इसलिए उनका परमाणु क्रमांक भी बदलता रहता है। तो वे आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, उनमें नाभिकीय अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक, इसका केवल संयोजकता बदलती रहती है, इसलिए बाह्य संक्रमण है, मतलब संक्रमण तत्व है, केवल इसकी संयोजकता बदलती रहती है और वो परमाणु ही बदलता रहता है, क्योंकि उसकी परमाणु क्रमांक भी बदलता रहता है ना, आंतरिक वाले का, आंतरिक संक्रमण का, एफ ब्लॉक का। अब देखो तो इन्होंने सम और विषम श्रेणियों को जब खत्म किया तो ये सब जितने बी उपवर्ग वाले थे इनको सब अलग एकदम व्यवस्थित कर दिया डी ऑर्बिटल में सवार है कि नहीं? तो सब खत्म हो गया कि नहीं? सम और विषम श्रेणी 7 ही आवर्त में सब सेट हो गए। ठीक, अब देखो इन्होंने ये बताया कि जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व हैं उन्हें प्ररूपी तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व? प्ररूपी या निरूपक तत्व, प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व उसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं तत्वों के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे दूसरे तीसरे तत्वों को तो उसके समूह में जितने उसके नीचे आएंगे सब उसके गुणों से समानता रखते हैं, तो वे मालिक हैं ना सबके, इसलिए उनको प्रतिनिधि तत्व कहा गया। वे सभी तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मलिकाना कर रहे हैं, ऐसे समझो। ठीक है, तो वे प्रतिनिधि तत्व हो गए। और देखो इन्होंने ये बताया कि कुछ तत्वों के गुणों से विकर्ण संबंध भी होता है, कैसे कैसे होता है वो सब हम बताएंगे। ठीक, और इन्होंने बताया कि जो 7th ए समूह में है उनके बाहरी कक्षा में 7 होंगे इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। ठीक, और जो फर्स्ट में है वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, अर्थात वो धनायन रहेंगे। धनायन धात्विक गुण प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम बताएंगे। हाँ, इनके बारे में तुम लोग जान लिए कि नहीं? बात समझ में आ गई? कुछ पूछना है इसमें?